जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और हमने बायोलॉजी में 9th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और मिनरल्स पढ़े थे। अब जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है फूड का, दैट इज विटामिन्स। ठीक है, ये इसका आपने नाम बार बार सुना होगा कभी डेली लाइफ में कि यार विटामिन की कमी है। विटामिन भी कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, विटामिन विटामिन, डजंट मैटर। विटामिन्स जो है ना, ये क्या है ये ऐसे एसेंशियल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इन इंपॉर्टेंट केमिकल्स को हमें बाहर से, डाइट से, फूड में, खाने में लेना बड़ा जरूरी है। ये हमें ज्यादा मिकदार में तो नहीं चाहिए, बड़े लो क्वांटिटीज के अंदर चाहिए, कम मिकदार के अंदर चाहिए। लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है कि थोड़ी मिकदार में भी चाहिए बॉडी में, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट काम बॉडी में जो है ना वो सर अंजाम देते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटल रोल्स बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वाइटामिन क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स करते हैं, क्या क्या इनकी टाइप्स हैं और क्या क्या जो सारा लिखा हुआ है बुक में, उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात देखें कि जो ये हम पढ़ने लगे हैं, ये वाइटामिन। ये जो वाइटामिन नाम है, ये नाम इस तरह से रखा गया कि वाइटा वर्ड निकला वाइटल से। वाइटल मीन्स जरूरी, असेंशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। वाइटल, वाइटल चाय भी है, वाइटल पियो जिंदगी जियो, है ना। वाइटल मीन्स नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, जरूरी, एसेंशियल। मिन्स, ये मिनरल से निकाल के मिन लगा दिया, मिनरल से। यानी हमें पहले जब ये डिस्कवर हुए आज से कोई 110 साल पहले, जब पहला विटामिन डिस्कवर हुआ, तो उस जमाने में हमें ये लगा कि जैसे ये मिनरल है, और लेकिन ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आम मिनरल्स की निस्बत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनका नाम चेंज करके हमने रख दिया वाइटामिन्स। क्या नाम रख दिया? वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटा यानी वाइटल है और मिनरल्स मिनरल्स है, लेकिन ये मिनरल्स नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये अर्थ से नहीं निकलते। मिनरल्स अर्थ से निकलते थे, ये हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से, डिफरेंट फूड कंपोनेंट से मिलते हैं। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी हैं। तो विटामिन्स की डेफिनेशन क्या है? दे आर द केमिकल कंपाउंड्स, ये सारे मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड, जो कि चाहिए इन लो क्वांटिटीज, कम मिकदार में चाहिए, थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए, कम मिकदार में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, लेकिन वो बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? नॉर्मल ग्रोथ, बॉडी की डेवलपमेंट कराने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, एक छोटे बच्चे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए, और एक बड़ा भी जब बन गया है तो उसमें भी नाखूनों की, बालों की, स्किन की, इन चीजों की ग्रोथ हो रही है। इस ग्रोथ को कराने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन रोल प्ले करते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सारों को अगर ऐड कर लें तो मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन तो सारे एंजाइम्स कराते हैं, तो ये कैसे मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं कि जो विटामिन्स हैं दे आर कोएंजाइम्स। और अभी लास्ट चैप्टर में आपने जो टेस्ट दिया उसमें हमने पढ़ा कि भाई कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए काम करने के लिए। वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए उसे बोलते हैं कोफैक्टर। और अगर वो कोफैक्टर लूजली अटैच्ड है एंजाइम के साथ, ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच्ड है, तो उसे बोलते हैं कोएंजाइम। तो जो ये विटामिन्स हैं दे आल्सो एक्ट एज कोएंजाइम्स, तो दैट्स व्हाई द विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो विटामिन्स की डेफिनेशन क्या बनी? दे आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटीज, कम मिकदार में चाहिए, बट आर एसेंशियल, बहुत जरूरी है। किस लिए? नॉर्मल ग्रोथ कराने के लिए और मेटाबॉलिज्म कराने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए और नॉर्मल ग्रोथ कराने के लिए हमारी बॉडी में ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हमें चाहिए, जो कि चाहिए तो बड़ी कम अमाउंट में है लेकिन हैं बड़े जरूरी। इन केमिकल कंपाउंड्स को हम बोलते हैं विटामिन्स। विटामिन्स को हमने उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर, कि वो किस में डिसॉल्व हो रहे हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स को उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पर कि ये किस में डिसॉल्व हो रहे हैं, किस कंपोनेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, इसकी बेस पर हमने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में जो चर्बी है, फैट है, जो हमारी स्किन के नीचे मौजूद है, पेट में, किडनीज के अराउंड, लिवर के इर्द गिर्द, ये जो फैट है इस फैट में जाके डिसॉल्व होकर छुप के पड़े रहते हैं विटामिन्स, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो फैट में से निकलते हैं और सेल्स को मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। ऐसे विटामिन्स जो कि चर्बी में डिसॉल्व हो रहे हैं, चर्बी में हल हो रहे हैं, वहां पे स्टोर हो रहे हैं, ऐसे विटामिन्स को बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स।
क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन। और कुछ ऐसे वाइटामिन हैं जो कि फैट में डिसॉल्व नहीं होते, चर्बी में हल नहीं होते, बल्कि हमारी जो बॉडी में पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे वाइटामिन को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। वाटर हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद है, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा, वहां पे वाटर, सेल में साइटोप्लाज्म में वाटर, हमारी आईज में टीयर्स, उसमें वाटर, मुंह में स्लाइवा, उसमें वाटर, सारी बॉडी में सारी तरफ पानी है, सेल्स के अंदर पानी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर भी पानी मिलेगा इनको, ये उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन और ये है फैट सॉल्युबल वाइटामिन। दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब इनकी एग्जांपल्स देख लो कि कौन कौन से फैट सॉल्युबल हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल हैं। चार वाइटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल है, और बस दो वाइटामिन बी और सी, बी, सी, ये दो जो है ना वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। अभी जो विटामिन बी है ना, ये खुद से कोई एक विटामिन नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स है, एक गुच्छ है, क्योंकि इसमें विटामिन B1, B2, B6, B9, B10, B12, इस तरह से बहुत सारे विटामिन हैं जो कि विटामिन बी की ही टाइप्स हैं। तो इसलिए हम इन सारों को मिला के कह देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये अक्सर आपने नाम सुना होगा कि यार हमारी बच्ची बड़ी कमजोर है, हमारा बेटा बड़ा नाजुक है, ये खाता पीता नहीं है, तो उसको विटामिन की गोलियां दे दो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां दे दो, ठीक है। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये विटामिन बी एक विटामिन नहीं है, बहुत सारे विटामिन हैं, सबको मिला के हमने कह दिया बी कॉम्प्लेक्स। तो ये दो हो गए वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और सी। इसके अलावा जो बाकी के चार हैं, ए, डी, ए के बाद बी, सी तो यहां आ गया, डी, डी के बाद ई, और एफ, जी नहीं है, और ये सीधा क्या है, के। क्या है, के, ए, डी, ई, के। ये जो चार विटामिन हैं, ए, डी, ई, के, मेरे साथ साथ याद कर लें, ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। फर्क क्या है, फर्क यह है कि ये फैट्स में स्टोर हो रहे हैं, चर्बी में डिसॉल्व हो रहे हैं, ये पानी में हल हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा फर्क क्या है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये चर्बी में चूंकि डिसॉल्व होते हैं, हल होते हैं, तो ये बड़ी देर तक डिसॉल्व हुए होते हैं हमारे फैट्स के अंदर, बॉडी में स्टोर रहते हैं। इनकी ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होते। यानी आज अगर मैंने विटामिन खाया है तो वो जो स्टोर हो गया है वो अब आगे 3 महीने 4 महीने तक चल सकता है। यानी अगर बॉडी में अगर स्टोर हुए हैं विटामिन तो वो चल सकते हैं 3 से 4 महीने। अगर मैं आगे नेक्स्ट विटामिन नहीं भी खाता तो फिर भी वो जो स्टोर्ड है उसे थोड़ा निकलता रहेगा, ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी और सी, इनकी कमी ज्यादा होने के चांसेस हैं। इसलिए चांसेस है क्योंकि ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। किस में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, यूरिन में, क्योंकि पानी हर वक्त हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, किस फॉर्म में, यूरिन में। तो ये चूंकि पानी में हल है, तो ये पानी से ही, पानी जब किडनीज यूरिन बनाती हैं तो वो ब्लड से पानी को निकाल के और वेस्ट मटेरियल्स को निकाल के यूरिन बना देती हैं। तो जब किडनीज यूरिन बनाएंगी तो उसमें विटामिन भी चले जाएंगे, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनकी कमी होने के चांसेस ज्यादा है, और ये इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं क्योंकि ये पानी में हल हो रहे हैं, विटामिन बी और सी। लेकिन जो विटामिन ए, डी, ई, के है ना, ये फैट सॉल्युबल है, ये पानी में एक्सक्रीट आउट नहीं होते, इसलिए ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होते, ये बॉडी से रिलीज नहीं होते, और इनकी कमी इतनी आसानी से नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि कमी हो नहीं सकती, कमी हो सकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होती जितनी आसानी से कमी विटामिन बी और सी की हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हम नेक्स्ट अपने पहले 3 विटामिन हमारी बुक में लिखे हैं। अब ये बने तो कितने, बने तो 6, ए, डी, ई, के और बी, सी, बने तो 6। लेकिन हमारी बुक में से सबसे इंपॉर्टेंट 3 विटामिन हैं, ए, डी और सी, ये 3 हमारी किताब में लिखे हैं। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए, जो हमने पढ़ना है। विटामिन ए क्यों कह रहे हैं, इनको भी, विटामिन को भी ए बी सी डी आती है। असल में जिस तरीके से, जिस पैटर्न में ये डिस्कवर होते गए ना, उसमें उनका नाम रखते गए हम। यानी जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ विटामिन, उसका नाम रख दिया विटामिन ए, जो उसके बाद डिस्कवर हुआ उसका नाम रख दिया बी, जो उसके बाद डिस्कवर हुआ उसका नाम रख दिया सी, जो उसके बाद डिस्कवर हुआ उसका नाम रख दिया डी। इस तरीके से हम जो है ना वो विटामिन के नेमिंग करते गए, जो जिस सीक्वेंस में डिस्कवर होता गया उसका उसमें नाम रखते गए। हालांकि इस विटामिन ए का अपना नाम है, इसका नाम है रेटिनोइक एसिड या रेटिनोल, ठीक है। लेकिन वैसे इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, प्यार से इसको कहते हैं विटामिन ए। क्यों, क्योंकि सबसे पहला विटामिन था जो कि डिस्कवर हुआ, द फर्स्ट विटामिन दैट वाज आइडेंटिफाइड, आज से कोई ऑलमोस्ट 110 साल पहले, 1913, द विटामिन ए वाज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि डिस्कवर हुआ। तो सबसे पहला चूंकि विटामिन डिस्कवर हुआ, तो सबसे पहला इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, ए, तो हमने इसका नाम रख दिया विटामिन ए। 1913 में डिस्कवर हुआ, सबसे पहले फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन था जो कि डिस्कवर हुआ, ठीक है। जो विटामिन ए है, इसका क्या, अब हमने हर विटामिन में ना 3 चीजें पढ़नी है सबसे इंपॉर्टेंट। एक, उसका पढ़ना है रोल, कि उसका फंक्शन क्या है बॉडी में, वो क्या कर रहा है हमारे लिए, क्या कैसे फायदेमंद है। दूसरा, उसके सोर्सेज क्या है, कि वो कहाँ से, खाने की कौन सी चीजों से हमें मिलेगा। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स में भी सोर्सेज पढ़े कि ये हमें कहाँ से मिलेंगे, इसी तरीके से विटामिन के भी सोर्सेज पढ़ने हैं कि ये हमें फूड में, डाइटरी कंपोनेंट्स में कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में इतने जरूरी थे
तो अगर इनकी कमी हो जाए, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, ये हम ना खाएं डाइट में और हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाए, तो फिर क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या बीमारी होगी? ऑब्वियसली बात है, देखो ना कि ये विटामिन ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी थे, यानी हर विटामिन का अपना अपना कोई किरदार है जो कि वो कर रहा है, कोई रोल है जो परफॉर्म कर रहा है। अब अगर वो विटामिन हम नहीं लेंगे या विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, तो फिर कोई ना कोई तो मसला होना चाहिए ना। तो मसला क्या होगा उसकी डेफिशिएंसी से, ये पढ़ना है। तो 3 चीजें पढ़नी है, एक उसका रोल कि काम क्या कर रहा है, दूसरा उसके सोर्सेस कि वो मिल कहां से रहा है हमें, और तीसरा डेफिशिएंसी की उसकी कमी से क्या होगा। ठीक है, तो विटामिन ए पे जंप करते हैं। विटामिन ए का जो रोल है, फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, हमारी जो आंख है ना जिसे हम देखते हैं, इसका हम 10th क्लास में सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। अभी सिर्फ फिलहाल ये बात देख लेंगे, जो हमारी आंख है ना उसका सबसे अंदर वाला एक पर्दा है जिसको कहते हैं आंख का पर्दा। इसके अंदर बिनाई है, ये हमें देखने में हेल्प करता है। ये जो आंख का पर्दा है ना, इसका नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। आंख का एक पर्दा है सबसे अंदर वाला, इसका आंख के पर्दे का नाम है रेटिना। इस रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। कुछ सेल्स हैं जो कोन शेप्ड होते हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया कोन्स, और कुछ सेल्स हैं जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, उनका नाम रख दिया रॉड्स। दोबारा से, हमारी जो आंख है हमें देखने में हेल्प कर रही, उसका आंख का पर्दा है, उस आंख के पर्दे का नाम है रेटिना। उस रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स हैं, एक है कोन्स और एक है रॉड्स। कोन्स जो है ना, कोन्स, सी से कोन्स, सी से कलर, ये हमें कलर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं कि यार इसने ब्लू पहना है, इसने येलो पहना है, इसने व्हाइट पहना है, इसने रेड पहना है, कलर कौन सा कलर है, ये कलर कौन डिफरेंशिएट करवाएगा? कोन्स। इसके साथ साथ ब्राइट लाइट में, जिस तरह कमरे में बहुत रोशनी है या सूरज की रोशनी में आप चले गए, अच्छा खासा दिन चढ़ा हुआ है, ब्राइट लाइट में जो सेल्स देखने में हेल्प करेंगे वो भी कोन्स है। कोन्स क्या करेंगे? दो काम करेंगे, एक तो सी से कलर डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करेंगे, दूसरा ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करेंगे। जो दूसरे सेल्स है ना रेटिना पे, इनका नाम है रॉड्स, क्योंकि रॉड शेप्ड है। ये जो रॉड्स है ना, ये हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। डिम लाइट का मतलब क्या है? अक्सर हम, ऐसा होता है कि कमरे में बैठे होते हैं या क्लासरूम में बैठे होते हैं तो लाइट चली जाती है, हमें नजर आ रहा होता है, एकदम से लाइट चली जाती है। जब लाइट जाती है तो हमें कुछ नजर नहीं आता इर्द गिर्द कि क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद, अभी जब 10 15 20 25 सेकंड 30 सेकंड के बाद क्या होता है, हमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो जाता है, और हमें 1-1.5 मिनट के बाद अच्छा खासा काफी कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। ये जो हमें रात में अंधेरे में नजर आ रहा है ना, ये डिम लाइट में दिखा कौन रहा है? ये रॉड्स दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? रॉड्स। रॉड्स क्या करते हैं? नाइट विजन में हेल्प करते हैं, रात के टाइम डिम लाइट में हमें दिखाने में हेल्प करते हैं। जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट में और कलर्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। रॉड्स हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी जो रॉड्स है ना, ये हमें अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं ना, इनको अंधेरे में देखने के में हेल्प करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए, एक कंपोनेंट चाहिए, जिसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन कैसे बनती है? ये रोडोप्सिन बनती है कि हमारी रेटिना के ऊपर, रेटिना के अंदर एक प्रोटीन पहले से पड़ी है, जिस प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन। इस ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जब विटामिन ए मिलता है ना, तो ये रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि रेटिना में रॉड्स हैं, रॉड्स हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प कर रहे हैं, रॉड्स को डिम लाइट में दिखाने के लिए रोडोप्सिन चाहिए, और रोडोप्सिन को बनाने के लिए विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए ऑप्सिन प्रोटीन से मिलेगा तो रोडोप्सिन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि रॉड्स हमें डिम लाइट में दिखा रहे हैं, और डिम लाइट में दिखाने के लिए उनको रोडोप्सिन चाहिए, और रोडोप्सिन को बनाने के लिए विटामिन ए चाहिए। तो अगर विटामिन ए डाइट में ना हुआ तो क्या रोडोप्सिन बनेगा? नहीं। तो क्या रॉड सेल्स डिम लाइट में हमें दिखा पाएंगे? नहीं। तो क्या रात के वक्त अंधेरे में नजर आएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। रात के टाइम नजर नहीं आएगा, अंधेरे में नजर नहीं आएगा, उसे बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि रात का टाइम जैसी मगरिब होगी तो नजर आना बंद हो जाएगा, चाहे कमरे में लाइटें भी जल रही हैं तो। नहीं नहीं, कमरे में लाइटें जल रही हैं तो उस बंदे को सही नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन अगर वो बाहर सेन में चला गया या ऊपर छत पे चला गया जहां पे लाइट्स नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल बहुत डिम लाइट है, जहां पे देखना था वहां पे उसको नजर नहीं आएगा। एक आम बंदा जिसमें सही रोडोप्सिन है, जिसमें रॉड सही फंक्शन है, उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नजर आएगा, लेकिन जो ये वाला बंदा होगा नाइट ब्लाइंडनेस वाला, इसको नजर नहीं आएगा। दोबारा से, हमारे अंदर एक आंख का पर्दा है, उसका नाम है रेटिना। रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स हैं, कोन्स कॉन शेप्ड है, और रॉड्स रॉड शेप्ड है। कोन्स का काम है कलर डिफरेंशिएट कराना और शार्प विजन ब्राइट लाइट में दिखाना। रॉड्स का काम है डिम लाइट में हमें दिखाना, रात के टाइम हमें दिखाना। रॉड्स जो फंक्शन करते हैं ना, वो उनके अंदर एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का नाम है रोडोप्सिन। इसकी मदद से हमें डिम लाइट में दिखाते हैं। कैसे इसकी मदद से, वो फिर आगे लंबी कहानी है इंशाल्लाह, फिर कभी सही। रोडोप्सिन की मदद से हमें दिखाते हैं। रोडोप्सिन कैसे बनता है? विटामिन ए और ऑप्सिन मिलता है तो रोडोप्सिन बनता है। ऑप्सिन तो पहले से मौजूद है आई में,
अब क्या चाहिए इसको बनाने के लिए? विटामिन ए। तो विटामिन ए ऑप्शन से मिलेगा तो रोडोप्सिन बन जाएगा। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोडोप्सिन बनेगा नहीं। तो क्या रॉड्स काम करेंगे? नहीं। तो क्या डिम लाइट में नजर आएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ए का, कि विटामिन ए हमें रोडोप्सिन बना के दे रहा है, रॉड से डिम लाइट में देखने में हमारी हेल्प कर रहा है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है। सारे के सारे विटामिन ही थोड़ा बहुत ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। विटामिन ए भी हमारी ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है, खासकर किसकी ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है? बोन ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है। बोन्स में विटामिन डी का ज्यादा किरदार है, कैल्शियम फॉस्फेट को डिपॉजिट कराना, वो भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल बोन्स को ग्रो कराना और बड़ा कराना और बोन्स की ग्रोथ कराना किसकी जिम्मेदारी है? विटामिन ए की। और साथ साथ इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है, यानी जिस बंदे ने विटामिन ए खाया है उसकी कुव्वत मुदाफियत स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उसका कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनिटी या इम्यून फंक्शन या इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? कि ऐसी सलाहियत जिससे आप बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को, एबिलिटी को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी या इम्यून फंक्शन या इम्यून सिस्टम। मतलब क्लास में एक बच्ची है, उसको जुकाम हुआ तो उसने छींक मारी, उससे वायरस बैक्टीरिया सारी क्लास में चले गए। तो क्लास में अगर 10 बच्चे थे तो क्या हुआ कि 4 को जुकाम खांसी हो गया, लेकिन बाकी के जो 5-6 थे उनको नहीं हुआ। तो जिन बच्चों को नहीं हुआ, इसका मतलब वो उनके अंदर वायरस नहीं गया, उनके अंदर गया वायरस, लेकिन उनके इम्यून सिस्टम ने, उनके डब्ल्यूबीसी ने फाइट किया, जिसमें विटामिन ए का भी रोल है, उसने फाइट किया और उस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ये जो हमारी बॉडी फाइट कर रही है इन्फेक्शन के खिलाफ, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी या इम्यून फंक्शंस या कुव्वत मुदाफियत उर्दू में। ठीक है। तो विटामिन ए का एक काम हो गया कि रोडोप्सिन बनवाता है, दूसरा काम हो गया बोन ग्रोथ कराता है, तीसरा काम हो गया इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेल डिफरेंशिएशन। विटामिन ए क्या कराता है? सेल डिफरेंशिएशन कराता है। सेल डिफरेंशिएशन को बात को गौर से समझ लेना है। डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएट होना। डिफरेंशिएट होने का मतलब है एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। एक दूसरे से मुख्तलिफ होने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, अगर वो एपिथेलियल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, आई के सेल्स हैं, हेयर के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं, लिवर के सेल्स हैं, ये सारे जैसे तो नहीं ना है। जो लिवर के सेल्स हैं उनका और काम है, जो किडनी के सेल्स नेफ्रॉन्स हैं उनका और काम है, जो ब्रेन के सेल्स न्यूरॉन्स हैं उनका और काम है नर्व इंपल्स को ट्रैवल कराना, जो स्किन के सेल्स हैं उनका और काम है, जो ब्लड के सेल्स हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी उनका और काम है। उनका स्ट्रक्चर भी और है, आरबीसी का स्ट्रक्चर और है, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर और है। इसी तरीके से सारे बॉडी के सेल्स का स्ट्रक्चर भी और है और उनका फंक्शन भी और है। ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब एक ऑर्गेनिज्म बना, एक जाइगोट बना, तो कैसे बना? स्पर्म और एग आए, दोनों मिले और जाइगोट बन गया। उस जाइगोट में माइटोसिस होती गई, उससे एम्ब्रियो बन गया और उस एम्ब्रियो से एक पूरा कंप्लीट बेबी बन गया और वो आज एक पूरा का पूरा अडल्ट बन गया, पूरा यंग वन बन गया, जिस तरह मैं बन गया। ठीक है। अब एक जो सेल बना जाइगोट स्टेज में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उस एक सेल से पूरी बॉडी कैसे बन गई? वो जो एक सेल था उससे 2 बने, 2 से 4, 4 से 8। उन सेल्स को कैसे पता चला कि मैंने मसल सेल बनाने हैं, मैंने एपिथेलियल सेल्स बनाने हैं, मैंने ये ब्रेन बनाना है, मैंने ये बनाना है? क्या किया? सेल्स क्या करते गए? सेल्स अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर संभालते गए और अपना खास फंक्शन संभालते गए और डिफरेंशिएट होते गए। यानी जैसे एक सेल अपना काम संभाल लेगा, स्ट्रक्चर संभाल लेगा और फंक्शन संभाल लेगा, हम कहेंगे कि सेल डिफरेंशिएट हो गया। यानी एक सेल पहले एम्ब्रियोनिक सेल था जो कि 8 सेल्स थे, 16 थे, 32 थे, उनमें से एक सेल ने कहा भाई मैं मसल्स बनाऊंगा, उसने मसल्स बनाना शुरू कर दिए। अब उस सेल ने अपना काम संभाल लिया और मसल सेल अब मसल सेल नहीं है। अब मसल सेल को मैं कहूं कि यार चलो तुम डिवाइड करो और कुछ और बनाओ, तो वो बनाएंगे नहीं। इसका मतलब ये सेल अब क्या हो गया? डिफरेंशिएट। इसी तरीके से एक सेल ने कहा कि मैं न्यूरॉन बनाऊंगा, मैं नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करूंगा, उन्होंने न्यूरॉन बनाना शुरू कर दिया। ब्रेन के सेल्स को मैं न्यूरॉन्स को कहूं कि यार तुम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करो आरबीसी की तरह, तो वो करेंगे नहीं। इसका मतलब ये कि अब सेल ने अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन संभाल लिया, अब सेल मैच्योर हो गया, अब सेल बड़ा हो गया, अब सेल बच्चा नहीं रहा। तो इसका मतलब ये कि जब सेल बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, अपना काम संभाल लेगा, स्ट्रक्चर फंक्शन संभाल लेगा, इसे बोलेंगे कि सेल डिफरेंशिएट हो गया। क्या बोलेंगे? कि बाकियों से डिफरेंशिएट हो गया, अब वो अपना काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो जो जो सेल्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक हालत में, एम्ब्रियो के अंदर, उससे सेल्स डिफरेंशिएट हो के पूरा काम संभालते संभालते पूरे का पूरा एक बेबी बना देते हैं और पूरे का पूरा एक अडल्ट बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये जो सेल्स हुए हैं क्या है? सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन कराने के लिए कौन चाहिए? विटामिन ए। ठीक है। इसका मतलब विटामिन ए अर्ली स्टेजेस में जो बेबीज हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए और उनको बड़ा जरूरी चाहिए। तो ये है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। सेल डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए एम्ब्रियोनिक सेल्स जो एम्ब्रियो की हालत में थे, ट्रांसफॉर्म, खुद को बदल लेंगे इनटू मैच्योर सेल्स, बालिग सेल्स में, अडल्ट सेल्स में काम संभाल लेंगे, अपना काम संभाल लेंगे विद स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसे मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि खास मखसूस काम करते होंगे।
ये जो सारा प्रोसेस हुआ है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स, ऐसा प्रोसेस जो हुआ है जिससे एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, बदल गए हैं, चेंज कर लिया उन्होंने खुद को इनटू मैच्योर सेल्स, बालिग सेल्स में मैच्योर हो गए हैं, और ऐसे सेल्स जो कि अपना खास काम कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन। एक एम्ब्रियो था, उसमें सेल सारे एक जैसे थे, वो कोई उसमें कोई खास काम करने वाला भी कोई नहीं सेल बना था। अभी वो सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करने के बाद वो सेल अपना अपना काम संभालते जाएंगे, स्ट्रक्चर संभालते जाएंगे। कैसे डिफरेंशिएट होंगे ये फिर अगेन अलग डिबेट है, सेकेंडरी पे जाकर डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल्स डिफरेंशिएट होंगे। तो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और जो सेल डिफरेंशिएशन है, इस प्रोसेस के लिए हमें विटामिन ए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड into mature cells with specific functions। mature cells जो कि खास काम कर रहे हैं, जिस तरह मसल सेल अब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, किडनी के सेल्स ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, अपना काम संभाल लिया ना। तो ये इसका मतलब ये है कि अब सेल मेच्योर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, और ये पूरा प्रोसेस सेल डिफरेंशिएशन कहलाएगा, और इसमें विटामिन ए बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया। अब इसके ये रोल, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस बॉडी में खत्म हो गए। नेक्स्ट, सोर्सेज मिलेगा कहां से विटामिन ए? हमें डाइट में कहां से मिलेगा विटामिन ए? हमें मिलेगा लीफी वेजिटेबल से। लीफी वेजिटेबल्स का मतलब है जिस तरह पालक है, स्पिनच, साग है, मस्टर्ड प्लांट, इसके अलावा मेथी हम खाते हैं। ठीक है, कैरेट्स के ऊपर भी पत्ते लगे होते हैं, वो तो खैर हम खाते नहीं, लेकिन गाजरों से भी थोड़ा बहुत विटामिन ए मिलता है। इसलिए आपने किसी की नजर कमजोर हो तो उसको सुना होगा कहते हुए कि आप गाजर खाओ, क्योंकि गाजर में क्या है, गाजर में विटामिन ए है, और विटामिन ए जो है ना वो रोडोप्सिन बनाने में हेल्प करता है, और आपकी आईसाइट थोड़ी सी इंप्रूव कर सकता है। तो कैरेट्स में, स्पिनच में, येलो ऑरेंज फ्रूट्स में, येलो ऑरेंज फ्रूट्स मतलब जो भी फ्रूट येलो है, जिस तरह मैंगो, ठीक है, येलो, खुबानी भी येलो है, पीच, आड़ू भी येलोइश ऑरेंज है। ठीक है, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं इनसे हमें विटामिन ए मिल रहा है। लिवर यानी कलेजी, बकरे की कलेजी आपने खाई हो कभी शायद, बकरे की कलेजी से, फिश मछली से, एग अंडे से, मिल्क दूध से, बटर मक्खन से। ठीक है, अब जिस तरह सोर्सेज में मैंने आपको बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में अगर हमने एक चीज लिख दी है तो ये मतलब नहीं है कि इससे हमें प्रोटीन नहीं मिल सकती, उसी सोर्स से हो सकता है हमें प्रोटीन भी मिलती है। जिस तरह दूध है, दूध में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, दूध में प्रोटीन्स भी हैं, दूध में लिपिड्स भी हैं। अगर आप तीनों के सोर्सेज में मिल्क लिख दोगे तो चलेगा। इसी तरीके से अगर मिल्क से हमें विटामिन ए मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि मिल्क में कोई और विटामिन नहीं हो सकता, या अगर एग से हमें विटामिन ए मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि एग में कोई और विटामिन नहीं हो सकता, कोई और भी हो सकता है। ये नहीं आपने समझना कि ये इसका सोर्स हो गया तो इसका सोर्स क्यों है सर, उससे तो ये निकल रहा था तो अब ये भी क्यों निकल रहा है। एक जो चीज है, एग है, उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही विटामिन हो, उसमें और भी चीजें हो सकती हैं। तो क्या क्या सोर्सेज हैं? लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैरेट, येलो ऑरेंज फ्रूट सच एज मैंगोस, लिवर कलेजी, फिश मछली, एग अंडा, मिल्क दूध, बटर मक्खन। ठीक है, अब डेफिशिएंसी से क्या होगा? डेफिशिएंसी से क्या होगा वो मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि जिस बंदे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसमें रोडोप्सिन नहीं बनेगा। जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रॉड्स जो है वो डिम लाइट में देखने में हेल्प नहीं करेंगी। जब वो रॉड्स डिम लाइट में देखने में हेल्प नहीं करेंगे उसको रात को नजर नहीं आएगा, अंधेरे में नजर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। दिस नाइट ब्लाइंडनेस कंडीशन इज टेम्पररी, यानी उस बंदे को रात में नजर नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ ठीक है, उसकी आंख ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ रोडोप्सिन की कमी है। अब उसको विटामिन ए दो, उसको 2 हफ्ते के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा रात में, नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगी। अब उसे विटामिन ए उसकी डाइट में ऐड कर दो, कैप्सूल्स मिलते हैं विटामिन ए के, आप उसे ऐड कर दो डाइट में, तो क्या होगा कि उसको कुछ ही दिनों के बाद उसको नाइट ठीक हो जाएगी, और विटामिन ए की कमी को पूरा कर दो तो वो बंदा नॉर्मल रहेगा। जिस तरह हम नॉर्मल है उस तरह वो भी नॉर्मल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई और इसको सीरियस ना लिया गया और रात में नजर नहीं आ रहा था और सीरियस ना लिया गया और इसको ऐसे ही कमी होती गई, बढ़ती गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाए, वो बंदा पूरा ही अंधा हो जाए, ना उसको दिन में नजर आए ना रात में नजर आए। ठीक है, तो इसलिए जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसको सीरियस लेना है। नाइट ब्लाइंडनेस कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस अगर इफ अनट्रीटेड, अगर ना सीरियस लिया, अगर ना इलाज किया तो पूरी की पूरी परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, और एंड दिस विटामिन ए डेफिशिएंसी इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो ब्लाइंडनेस, चिल्ड्रन में जो ब्लाइंडनेस हो रही है, बच्चों में जो कमी, जो बच्चों में जो बिनाई जा रही है, बच्चों में जो अंधापन है, दैट इज ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी। हालांकि कितनी आसान सी चीज है कि विटामिन ए देना है और उसने ठीक हो जाना। तो इससे पहले कि जब तक वो टेम्पररी हो, रिवर्सिबल हो, उसी टाइम पे आप विटामिन ए दे दें ताकि वो बंदा ले ले विटामिन ए और उसकी जो ये ब्लाइंडनेस है वो रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर आपने ठीक ना किया तो चाहे अडल्ट हो चाहे बच्चा हो तो वो परमानेंट ब्लाइंड हो जाएगा, फिर उसकी नजर ना उसको दिन में नजर आएगा ना उसे रात में नजर आएगा, उसके रॉड्स भी काम नहीं करेंगे, कोन्स भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी अगर ना ठीक की, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ये लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का इन चिल्ड्रन पूरी दुनिया में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ना सेल डिफरेंशिएशन करा रहा होता है।
सेल्स को चेंज कर रहा होता है उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, प्लस ग्रोथ में भी रोल प्ले कर रहा है, इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहा है। तो हमारी स्किन को शाइनी रखने में, स्मूथ रखने में, स्किन को उसकी कंसिस्टेंसी में रखने में बड़ा किरदार है विटामिन ए का। विटामिन ए अगर नहीं ना होगा तो हमारी जो ये हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर मतलब ये बाल है, और बाल जहां पे स्किन के साथ नीचे लगे होते हैं उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। जिस बेस का जहां पे बाल लगे होते हैं उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल, हेयर और स्किन, इनके ऊपर एक प्रोटीन की डेपोजिशन होती है जो कि नॉर्मल अमाउंट में होती है, उसको बोलते हैं कैराटिन। कौन सी प्रोटीन है? कैराटिन। अक्सर आपने सुना होगा कि मुझे हेयर का भी आजकल लड़कियों का कैराटिन ट्रीटमेंट चल रहा है कि उससे जो बाल हैं वो बड़े स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि कैराटिन हमारे बालों में वैसे नेचुरली है, तो जो डैमेज हुआ होता है वो कैराटिन आप लगा लेते हैं तो वो बाल स्मूथ हो जाते हैं। कैराटिन नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ना स्किन के ऊपर ना बालों में, नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए कैराटिन। नॉर्मल अमाउंट में डिपॉजिट कौन करा रहा है? विटामिन ए। अगर विटामिन ए नहीं ना होगा तो कैराटिन ही कैराटिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, बालों की बेसिस पे, स्किन पे कैराटिन कैराटिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जो स्किन है वो बजाय स्मूथ होने के और एक्सेसिव कैराटिन की वजह से ड्राई हो जाएगी और रफ हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो कैराटिन से भर जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है यहां पर कि हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद कैराटिन। अगर एक्सेसिव विटामिन ए यूज, अगर विटामिन ए बिल्कुल डाइट में नहीं होगा तो क्या होगा कि हेयर फॉलिकल्स कैराटिन से भर जाएंगे, प्लग्ड हो जाएंगे कैराटिन से, और दैट लीड्स टू ड्राई स्किन। उसकी वजह से हमारी स्किन है वो बड़ी खुरदरी खुरदरी और बड़ी रफ रफ सी अपीयरेंस शो करेगी। ठीक है, तो विटामिन ए का क्या काम हुआ? विटामिन ए का काम ये हुआ है कि रोडोप्सिन बनाता है, ग्रोथ करता है, इम्यूनिटी कराता है, सेल डिफरेंशिएशन कराता है, स्किन को भी सही करता है। ठीक है, और अगर ये ना हुआ तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और जो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, बच्चों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है, लीडिंग कॉज है। हेयर फॉलिकल्स प्लग्ड हो जाएंगे कैराटिन से और स्किन ड्राई हो जाएगी। मिलते कहां से? यहां से मिलते। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन ए है। विटामिन ए के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, विटामिन डी, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, विटामिन डी, बोन्स, ग्रोथ, ये सुना है बार बार आपने विटामिन डी के बारे में। जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है हमारी बॉडी में जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और फॉस्फेट, क्योंकि हड्डियों में, टीथ में, दांतों में, दोनों जो सॉल्ट बन के डिपॉजिट हो रहा है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम अकेला नहीं है, कैल्शियम के साथ फॉस्फेट भी है, और पूरा जो सॉल्ट बन रहा है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। तो अब इसमें बात क्या है? इसमें बात यह है कि अगर हमने कैल्शियम खाया डाइट में, जो कि हमने दूध में पी लिया कैल्शियम, या हमने डिफरेंट, और या हमने बनाना खा लिया, बनाना के अंदर भी कैल्शियम है काफी, वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आना चाहिए, और फिर ब्लड से वो डिपॉजिट होना चाहिए हमारी बोन्स में, ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो जाए और हमारे दांत स्ट्रांग हो जाए। ऐसे ही है, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ना तो इंटेस्टाइन्स में से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा, और ना ही ब्लड से कैल्शियम आयंस डिपॉजिट होंगे बोन्स के ऊपर। इसका मतलब विटामिन डी का क्या काम हुआ? विटामिन डी का काम यह है कि वो इंटेस्टाइन्स में से, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में से सारा कैल्शियम जो हमने डाइट में खाया है उसको एब्जॉर्ब करके लेके आए ब्लड के अंदर, और ब्लड में एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड को लेके जाए, उस कैल्शियम वाले ब्लड को लेके जाए बोन्स में, और फिर विटामिन डी क्या करेगा? ब्लड से कैल्शियम को उठाएगा और हड्डियों में उठा के डिपॉजिट कर देगा, और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बना देगा, मजबूत कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर विटामिन डी हमारी डाइट में ना हुआ तो जो हम कैल्शियम खा भी रहे हैं, दूध में पी भी रहे हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन में से ऐसे ही लॉस हो जाएगा और वो बॉडी से बाहर चला जाएगा फीसिस में, वो हमारी बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि विटामिन डी इस कैल्शियम को और इस फॉस्फेट को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कराने के लिए और फिर ब्लड में ला के बोन्स में डिपॉजिट कराने के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी? वही तीन चीजें पढ़नी है, रोल, सोर्सेज और डेफिशिएंसी से क्या होगा वो पढ़ना है। ठीक है, तो रोल देखें जरा पहले क्या है। रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स, या रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स। ठीक है, तो ये उसको रेगुलेट करता है कि हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है ब्लड के अंदर, और ये क्या कराता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो हमने खाया होता है कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब कराता है, एंड देन डेपोजिशन ऑफ दिस कैल्शियम आयंस इनटू द बोन्स, फिर उसको उठा के बोन्स में डिपॉजिट कराता है। ये एक सादा सा आसान सा फंक्शन है विटामिन डी का। क्या फंक्शन है? विटामिन डी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा के ब्लड में लाएगा और ब्लड से फिर बोन्स में छोड़ देगा, बोन्स मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, अगर विटामिन डी डाइट में नहीं होगा तो जो कैल्शियम है ये डिपॉजिट नहीं हो सकता बोन्स पे, और ना ही इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो सकता है, बल्कि जाया हो जाएगा, फायदा ही कोई नहीं। ठीक है, क्या सोर्सेज हैं विटामिन डी, हमें कहां से मिलता है? विटामिन डी चूंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन ए भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो देखो हमें ना फैट से मिल रहे हैं ये। बटर, मक्खन, इसमें भी चिकनाई है, दूध में भी चिकनाई है, अंडे में जर्दी है उसमें भी चिकनाई है, फिश में भी चिकनाई है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो विटामिन डी है
ये भी चिकनाई वाली चीजों से, ऑयल और फैट्स वाली चीजों से मिल रहा है हमें। फिश लिवर ऑयल, ये मछली के तेल के कैप्सूल अक्सर मिलते हैं, जो कि आप लोगों के घर वालों ने कहा होगा आपको कि यार ये विटामिन आए बड़े इंपॉर्टेंट आए, आप खाएं, आप कमजोर हैं, तो मछली के तेल के कैप्सूल अक्सर लोगों ने रिकमेंड किए होते हैं, बच्चों ने खाए भी होते हैं इस एज तक। फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल के अंदर विटामिन डी है। मिल्क, दूध में, घी जो हम खाते हैं घर में, ऑयल, घी, बटर, मक्खन में। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन। विटामिन डी खुद ही स्किन सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। विटामिन डी कौन कर सकती है सिंथेसाइज? स्किन खुद ही से सिंथेसाइज कर सकती है। मतलब ये कि जो हमारी स्किन है ना, इस स्किन के अंदर एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म का विटामिन डी पड़ा हुआ है, जिसको जो एक्टिव फॉर्म के विटामिन डी में तब कन्वर्ट होगा जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी। जब सूरज से आने वाली किरणें, शुआएं, सनशाइन उस स्किन के उस इनएक्टिव विटामिन डी के ऊपर पड़ेगी, तो वो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इनएक्टिव विटामिन डी स्किन में पड़ा हुआ है, जब उस पर यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन की पड़ेंगी, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन डी हमारी स्किन में पहले से मौजूद है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो उस तरह भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात ये ऐड कर दूं कि विटामिन डी जो है ना हमारी स्किन से नॉर्मली बन सकता है, लेकिन हमारी पाकिस्तान में 90% लोगों में फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, खासकर गर्ल्स में और बॉयज में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अडल्ट्स में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी 90% लोगों में, इट इज अ ह्यूज अमाउंट। 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि हमारे पास तो अच्छी खासी सनलाइट है, हमारे तो अच्छी खासी धूप निकलती है, तो हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि हम धूप में जाते ही नहीं, हम कमरों में बैठे रहते हैं, हम धूप सेकते ही नहीं। चलो गर्मियों की तो हमने नहीं सेकी, हम सर्दियों में भी नहीं सेकते। अगर सर्दियों में भी हम धूप में बैठ जाएं तो हम कैसे बैठते हैं कि पूरी बॉडी हमारी कवर होती है, और फेस पे भी हम वो चादर ले लेते हैं कि कहीं हमारा रंग काला ना हो जाए, और वो फेस पे चादर लेके या टॉवल लेके और फिर किन्नू खा रहे होते हैं धूप में बैठ के। ऐसे विटामिन डी नहीं बनता। स्किन एक्सपोज होगी सनलाइट से तो विटामिन डी बनेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि सुबह सुबह वाली जो सूरज की रोशनी है, जो फजर के बाद सूरज निकला है, और मगरिब के टाइम जब सूरज गुरूब हो रहा है, उस टाइम की जो सूरज की यूवी रेडिएशंस हैं, वो मैक्सिमम रोल प्ले करती हैं विटामिन डी बनाने में। बाकी के दिन की सूरज की रोशनी विटामिन डी बनाने में रोल प्ले करती है, लेकिन सुबह सुबह वाली और शाम वाली दोनों जो यूवी रेडिएशंस हैं और सनलाइट है, वो विटामिन डी बनाने में मैक्सिमम रोल प्ले करती है। सुबह सुबह हम सोए होते हैं, फजर पढ़ने में उठते नहीं, और शाम को हम अकेडमी होते हैं, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जो बड़े होते हैं वो ऑफिस में होते हैं और सुबह सोए होते हैं, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो अलार्म लगाया, फजर का अलार्म नहीं लगाया होता, बल्कि सुबह ऑफिस के टाइम का अलार्म लगाया होता है। तो इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाकिस्तान में 90% लोगों को है। हालांकि हमें अल्लाह ने खुद ही कुदरती सोर्स दे दिया कि चलो बनाई जाओ खुद ही विटामिन डी, बाहर से खाने की लेने की जरूरत ही नहीं है, बस स्किन से सन से एक्सपोज करो और खुद ही विटामिन डी बनना शुरू हो जाएगा, जो कि बोन्स की हेल्थ के लिए और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बात एक ऐड कर दी यहाँ पे। अब अगर डेफिशिएंट, जो यहाँ पे मैंने ये बात सारी लिखी है कि इट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द स्किन, अगर यूवी रेडिएशंस पड़ेंगे स्किन के ऊपर जो कि सूरज से आ रही हैं, तो विटामिन डी जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी से क्या होगा? अब देखो ना भाई, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा था इंटेस्टाइन से और बोन्स में लाके डिपॉजिट कर रहा था। अब अगर विटामिन डी ना हुआ तो क्या होगा? कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा? नहीं। बोन्स में डिपॉजिट होगा? नहीं। अगर बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट ना हुआ तो बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी कि वीक हो जाएंगी? कैल्शियम ही नहीं है तो बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक। वीक क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट। जब वो सॉफ्ट हो जाएंगी तो क्या वो वजन को, हमारी बॉडी के वजन को बर्दाश्त कर सकेंगी या उनमें मजबूती होगी? नहीं। तो जो बच्चे हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी, दोनों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो बोन्स हैं वो बिल्कुल वीक हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी, और जैसे ही उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, पूरी बॉडी का वजन पड़ेगा, तो वो बेंड हो जाएंगी, बोर्ड हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में शो करूंगा, बिल्कुल बोर्ड हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। तो जो बेंडिंग है या बो का मतलब झुक जाना, जिसमें जापानीज मिलते हैं झुक के, बो होती है तीर कमान, एरो एंड बो, वो जो ऐसे होती है और उसके बाद एरो लगाते हैं उसके अंदर, तो वो बो है। बो का मतलब झुक जाना। तो जो हमारी लेग्स हैं और जो हमारा स्केलेटल बोन्स हैं वो भी वीक होने की वजह से जब उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो बो कर जाएंगे। अगर तो स्ट्रेंथ होती, मजबूत होती, तो ऊपर से प्रेशर पड़ता तो सीधी रहती, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर पड़ा और मजबूती नहीं थी तो क्या हो गई? बेंड हो गई। तो ये बेंडिंग हुई बोन्स की, और जो ये तो ये दोनों में डेफिशिएंसी हो सकती है, अडल्ट्स में भी हो सकती है, चिल्ड्रन में भी हो सकती है। अगर चिल्ड्रन में डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, उसकी वजह से बो हो जाती हैं लेग्स और बोन्स बो कर जाती है अंडर प्रेशर, इस कंडीशन को बोलते हैं रिकेट्स। और अगर अडल्ट्स में यही कंडीशन हो जाए, सॉफ्टनिंग हो जाए बोन्स की विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में आप लोगों के हिसाब से तो फर्क आपने इस तरह लिखना है कि भाई देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स और इन दिस बोन्स वीकन एंड बो अंडर प्रेशर, क्योंकि डिफरेंस आना है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन जो मेन फर्क है वो क्या फर्क है? रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है और ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होता है। यानी दोनों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, बड़ों में भी और बच्चों में। मैंने बताया अभी 90% लोगों में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर
बड़ों में हो जाए विटामिन डी की डेफिशिएंसी और उसकी वजह से बोन्स सॉफ्ट हो जाए, इतनी भी सॉफ्ट नहीं हो जाएंगी कि दबाएंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगी। सॉफ्टनिंग का मतलब ये है कि जो हार्डनेस और कॉम्पैक्ट थी कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोरेशन की वजह से अब उतनी मजबूत नहीं रही, सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो इस कंडीशन को बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया अगर अडल्ट्स में है। और अगर बच्चों में बोन्स जो है ना वो वीक हो गई हैं कैल्शियम की डेपोरेशन की ना होने की वजह से, विटामिन डी की ना होने की वजह से, और जैसे ही प्रेशर पड़ता है, वजन पड़ता है बॉडी का, तो वो बो कर जाती हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे रिकेट्स अगर चिल्ड्रन में है तो। दोनों कंडीशंस में बोन सॉफ्ट हो गई हैं, बोन्स वीक हो गई हैं, बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं है, बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोरेशन नहीं है, तो मुझे बताओ कि बोन्स के टूटने के, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे। एक चीज जो मजबूत होगी उसके टूटने के चांसेस नहीं है। एक चीज जो पहले से कमजोर है, वीक है, वो हल्का सा भी चोट लगेगी, हल्का सा भी गिरेगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो देयर आर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स इन बोन्स, जिनमें ऑस्टियोमलेशिया है, जिनमें रिकेट्स है, जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उनमें बोन्स में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो विटामिन डी क्या कर रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट को रेगुलेट करा रहा है, कैल्शियम को इंटेस्टाइन से उठा के ब्लड में ला रहा है, ब्लड से उठा के बोन्स में डाल रहा है, ये इसके सोर्सेज हैं। खुद भी बन सकता है स्किन से अंडर यूवी रेडिएशन, अगर हम इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। दोनों में क्या हो रहा है, बोन्स वीक हो रही हैं, बो कर रही हैं अंडर प्रेशर, और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो रही है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर हो गया हड्डियों के अंदर, किसी वक्त भी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा जो दो लिखे हुए थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन ए और डी। अब नेक्स्ट एक वाटर सॉल्युबल विटामिन लिखा हुआ है, दैट इज विटामिन सी। बी चूंकि इतना बड़ा है और बी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें बुक ने लिखा ही नहीं है, तो हम सी पे चलते हैं। अभी जो विटामिन सी है इसमें भी वही तीन चीजें देखनी है कि उसका रोल क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। अभी जो विटामिन सी है इसका सही वाला नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरह इसका भी नाम है रेटिनोइक एसिड या रेटिनोल। इसका भी नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, या पूरा नाम कोल डी कैल्सीफेरोल, कोली डी कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का भी नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चूंकि ये दो का लिखा नहीं है इसलिए मैंने भी नहीं बताया, लेकिन इसका लिखा हुआ है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये हम देख लेते हैं। विटामिन सी का रोल क्या है। विटामिन सी क्या करती है, विटामिन सी, बात याद रखनी है हमने। अब सारी चीजें जो हमारी है ना सी, विटामिन सी के अंदर वो सारी चीजें सी आएगी। सी मतलब जिस तरह बिरयानी खाते हैं तो बहुत सारे मिर्चें लग जाती है, मसाले, तो फिर सी होता है ना, सी, उस तरह हर चीज सी होगा। मतलब विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कोलेजन, सी से। दिस कोलेजन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, सी से। विटामिन सी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, सी से। ठीक है, सी क्या है जी, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू है, जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कार्टिलेज में मौजूद है, बोन्स में मौजूद है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, इनके अंदर एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो है ना वो उसके धागे इस तरह क्रिस क्रॉस मैनर में फाइबर्स में पड़े होते हैं, और वो ना स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज को स्ट्रेंथ देते हैं और मजबूती से पकड़ के रखते हैं, और हमारे टिश्यूज को टूटने नहीं देते, हमारे सेल्स को बिखरने नहीं देते। कोलेजन प्रोटीन, वो जो कोलेजन प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए, और कोलेजन प्रोटीन को बना के रखने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी का किरदार क्या है कि वो कोलेजन बनाने के लिए चाहिए, और कोलेजन को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए चाहिए, स्टेबल रखने के लिए चाहिए कि कोलेजन टूटे ना। अब जो विटामिन सी कोलेजन बनाने के लिए चाहिए, तो कोलेजन कहां पे है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो इसका मतलब ये कि कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए भी क्या चाहिए, विटामिन सी। विटामिन सी कोलेजन बनाएगी, कोलेजन किसमें है, कनेक्टिव टिश्यू में, तो विटामिन सी असल में किसमें इस्तेमाल हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू बनाने के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे लिखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, यानी धागों की शक्ल की एक प्रोटीन है, धागों की शक्ल में इस तरह क्रिस क्रॉस मैनर में उसके धागे पड़े होते हैं, जो कि टिश्यूज को स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और टिश्यूज को मजबूती देते हैं, और टूटने से बचाते हैं, सेल्स को बिखरने से बचाते हैं। ठीक है, कहां पे, कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है कोलेजन। इसको सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कौन, विटामिन सी। ठीक है, जब हमारे को जख्म होते हैं तो वहां पर भी जब जख्म भरना है तो वहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू बनना है, तो जहां पे कनेक्टिव टिश्यू बनना है तो कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए क्या चाहिए, कोलेजन, और कोलेजन को बनाने के लिए कौन चाहिए, विटामिन सी। तो जख्मों को भरने के लिए भी कौन जरूरी होगा, विटामिन सी। हीलिंग ऑफ वुंड्स, वुंड्स मतलब जख्म, हीलिंग, वाउंड ना कह देना, वाइंड की सेकंड फॉर्म होती है वाउंड, उसका मतलब होता है बल देना, यह है वुंड, वुंड मतलब जख्म। हीलिंग ऑफ वुंड्स, जख्मों का भरना। अब जख्मों को भरना है, चोट लगी है, जख्म को भरने, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनना, बनना है ना, वहां पे सेल्स नहीं बनने, वहां पे बनाने के लिए कोलेजन प्रोटीन नहीं चाहिए, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो उसको कौन बनाएगा, विटामिन सी। तो विटामिन सी नहीं चाहिए आपको जख्म भरने के लिए, चाहिए
तो विटामिन सी क्यों क्यों चाहिए हमें? कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस प्रोटीन है, जख्मों को भरने के लिए चाहिए, और डब्ल्यूबीसी के इम्यून फंक्शंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी करते हैं, विटामिन ए का भी रोल है इम्यूनिटी के अंदर, विटामिन सी का भी रोल है। मैंने आपको बताया था कि एक का जो किरदार है ये नहीं समझ लेना कि दूसरे का नहीं हो सकता, वो दूसरा भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। जो एक के सोर्सेज हैं वो ये नहीं समझ लेना कि उस सोर्सेज में से दूसरा विटामिन नहीं निकल सकता, वो भी निकल सकता है। तो ये हीलिंग ऑफ वुंड्स कराएगा और इम्यूनिटी में इम्यून फंक्शन में रोल प्ले करेगा, कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो पहला फंक्शन कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन प्रोटीन बनाएगा। नंबर 2 वुंड हीलिंग कराएगा। नंबर 3 इम्यून फंक्शंस में कुव्वत मुदाफियत में बेहतरी लेके आएगा। सोर्सेज अगेन सी अगेन सी, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि खट्टे जूसी फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह ऑरेंज। अब ऑरेंज की सारी टाइप्स, ऑरेंज में आप मौसमी ले लें, फ्रूटर ले लें, किन्नू ले लें, ठीक है, और भी जो टाइप्स होती होंगी वो सारी सारी आप ऑरेंजेस कंसिडर कर लें, सारों में से विटामिन सी मिलता है। लेमन जो आप स्कंजीबीन पीते हैं, या लेमन वैसे आप किसी और चीज के ऊपर डाल के खाते हैं या पीते हैं, दैट इज आल्सो सिट्रस फ्रूट, लेमन से भी निकलता है। ग्रेप फ्रूट आपने देखा हो शायद, अंदर से पिंक पिंक सा या ऑरेंज सा कलर का निकलता है, और वो किन्नू माल्टे की तरह का होता है लेकिन बड़ा होता है साइज में, उसको बोलते हैं ग्रेप फ्रूट। तो इन तीनों से, सिट्रस फ्रूट से हमें विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये भी मिल रहा था, देखो विटामिन ए भी मिल रहा था। तो एक सब्जी जो आप खा रहे हो या पालक जो खा रहे हो उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ विटामिन ए ही है, उसमें विटामिन सी भी है। ठीक है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जो हरे पत्ते वाली सब्जियों से। बीफ लिवर, बड़े बड़े गोश्त की कलेजी से, यानी वेड़े की कलेजी से, ठीक है, या गाय की भैंस की कलेजी से, बकरे की नहीं, बीफ। मटन छोटे गोश्त को कहते हैं मटन और बड़े को कहते हैं बीफ। बीफ लिवर चाहिए हमें, सही है। तो कहां से मिल रहा है? मेन तो सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है, बाकी का थोड़ा बहुत ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाता है। इसलिए अगर हम ये ना भी खाएं बड़े गोश्त की कलेजी तो भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद डेफिशिएंसी, कमी अगर हो जाएगा तो क्या होगा? कमी अगर हो जाएगी विटामिन सी की तो क्या होगा? विटामिन सी की कमी से जो एक कंडीशन है, जो डिजीज होगी, उस डिजीज का नाम है कॉलेज, उस डिजीज का नाम है स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी। ठीक है, अब देखो विटामिन सी, सी से कोलेजन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, सी से सिट्रस फ्रूट्स, स्कर्वी। ठीक है, अभी है तो सी से नहीं, लेकिन साउंड वही है, स्कर्वी। ठीक है, तो क्या होगा? स्कर्वी हो जाएगी। स्कर्वी में क्या होगा? ये जो कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है और जो कोलेजन प्रोटीन बन रही है और जो ये स्टेबल करा रहा है विटामिन सी, तो अगर विटामिन सी नहीं है तो कोलेजन स्टेबल ही नहीं होगा, बल्कि अनस्टेबल हो जाएगा, और वो जो सेल्स हैं, वो जो टिश्यूज हैं, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। उनकी जो सपोर्ट थी, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो खत्म हो जाएगी। कोलेजन प्रोटीन्स अनस्टेबल हो जाएंगी, वो बनेंगी नहीं सही से, बनेंगे जो बनी होंगी जो टूट जाएंगी, है ना। तो क्या होगा? स्कर्वी के अंदर सिंथेसाइज्ड कोलेजन, जो कि कोलेजन बनाई हुई है, इज अनस्टेबल, वो खराब हो गई है, स्टेबल नहीं रही, वो टूट रही है। अब इस टूटने की वजह से और अनस्टेबल होने की वजह से जहां जहां कोलेजन होगी वहां वहां खराबी आएगी। कहां कहां कोलेजन है? हड्डियों में है तो हड्डियों में दर्द होगी, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होगी। मसल्स में है कोलेजन तो मसल्स में दर्द होगी। गम्स में, जो हमारे मसूड़े हैं, जिनमें दांत लगे हुए हैं, हमारे मसूड़े, इन मसूड़ों के अंदर कोलेजन है, जिन्होंने दांतों को अच्छी तरीके से जकड़ा हुआ है, तो मसूड़ों में अनस्टेबल होगी कोलेजन, तो मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाएगा, मसूड़े सूज जाएंगे, सोलन हो जाएंगे, सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, अब ज्यादा तेज तेज ब्रश करने की वजह से अगर आपके मसूड़े सूज जाते हैं और उनमें से खून आने लग जाता है, तो ये नहीं कहना मामा पापा को कि मामा हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है। जरूरी नहीं है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो। पाकिस्तान में विटामिन सी की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि हम लोग सिट्रस फ्रूट्स और ये सारा कुछ इतना अच्छा खा लेते हैं कि हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में हो भी सकती है, और मैं इसकी तस्वीर भी आपको शेयर करूंगा कि ब्लीडिंग गम्स किस तरह के नजर आएंगे, कि सोलन और ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे कोलेजन अनस्टेबल होने की वजह से। ठीक है, तो मसल और जॉइंट पेन होगी, सोलन ब्लीडिंग गम्स होंगे, सारे किसके सिम्टम्स हैं? स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। और क्या होगा? स्लो वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग नहीं करा रहा था विटामिन सी, तो जब विटामिन सी नहीं होगा तो क्या जख्म भर जाएंगे? आसानी से नहीं भरेंगे, तेजी से नहीं भरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता भरेंगे, स्लो स्लो, स्लो वुंड हीलिंग। स्किन ड्राई हो जाएगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी स्किन ड्राई हुई थी, इसकी वजह से भी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाएगी, फटीग, थकावट रहेगी। बॉडी में दर्द हो रही है, पट्ठों में दर्द हो रही है, मसल्स में दर्द हो रही है, जॉइंट्स में दर्द हो रही है, तो थकावट नहीं रहेगी, बहुत खुशी रहेगी, एक्टिवनेस रहेगी? नहीं ना, थकावट ही रहेगी। तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। डेफिशिएंसी से क्या होगा? एक बात आपने याद रखनी है, विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्वी, दैट्स इट। विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्वी। अब आगे स्कर्वी के सिम्टम्स है। स्कर्वी में होगा क्या? सिंथेसाइज्ड कोलेजन इज अनस्टेबल, जो कोलेजन बनाई थी वो अनस्टेबल है। सिम्टम्स क्या आएंगे स्कर्वी के? मसल एंड जॉइंट पेन, हड्डियों में जोड़ों में दर्द होगी, सोलन ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े सूज जाएंगे और खून आएगा, स्लो वुंड हीलिंग, जख्म भरेगा नहीं, ड्राई स्किन और फटीग, थकावट होगी। ठीक है, अभी जो ये तीनों विटामिन है ना, इनका काम
इनके सोर्सेस और इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। इसको बुक वाले ने एक टैबुलेटेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है, टेबल बना के लिखा हुआ है। मैंने वो टेबल की भी हर बात और जो टेक्स्ट की हर बात है, सारी बातें आपको एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। मैंने कोई बात, एक लफ्ज भी नहीं छोड़ा जो कि विटामिन ए, डी और सी में से कोई चीज जो है रहती हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे का पूरा टेबल भी एज लॉन्ग आ जाता है, इनमें से कोई सा भी शॉर्ट आ सकता है। स्कर्वी पे शॉर्ट आ सकता है, स्कर्वी के सिम्टम्स पे, ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स की डेफिशिएंसी पे शॉर्ट आ सकता है, ये कैसे बनता है ये आ सकता है, विटामिन सी का काम क्या है ये आ सकता है, विटामिन डी का काम क्या है ये आ सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है ये आ सकता है, विटामिन ए का रोल क्या है ये आ सकता है। तो इस तरह से विटामिन की डेफिनेशन आ सकती है। तो ये सारी चीजें शॉर्ट में भी अलग से आ सकती हैं, और ये पूरा विटामिन ए पे लॉन्ग, डी पे लॉन्ग, ये आ चुके हैं बोर्ड में पहले और आपको भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इसी तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट्स जो है उसको समझ लेनी है, सारी बात को ना समझ में आए दोबारा से सुन लेना है और फिर उसको अच्छे तरीके से बुक से याद करना है, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।